काले अंधेरे और सन्नाटे से भरे अंतरिक्ष को चीरता हुआ एक विशाल यान तेजी से एक बिल्कुल अनजान ग्रह की ओर बढ़ रहा था। रडार पर यह दुनिया पूरी तरह सुनसान और बेहद खतरनाक दिखाई दे रही थी। जैसे ही यान उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी संरचना अस्थिर होने लगती है और पल भर में ही यान के कई हिस्से टूटने लगते हैं। देखते ही देखते वह यान वायुमंडल को चीरता हुआ नीचे गिरता है और एक भयानक धमाके के साथ सीधे एक गहरी झील में आकर क्रैश हो जाता है। विशाल यान झील की ठंडी और अंधेरी गहराइयों में समा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उसी मलबे के बीच से दो अंतरिक्ष यात्री किसी तरह पानी से बाहर हाँफते हुए निकलते हैं। दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। थकान, सदमे और चोटों के कारण दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब कुछ समय बाद उनमें से एक की आंख खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है, मगर उसके सामने पड़ा दृश्य उसकी रूह तक को हिला देता है। उसका दूसरा साथी मर चुका था और उसकी छाती पर किसी रहस्यमयी और बेहद ताकतवर जीव के पंजों के गहरे निशान बने हुए थे। ये देखकर उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि इस अनजान ग्रह पर ऐसा कौन सा खौफनाक प्राणी मौजूद है जिसने उसके साथी को इतनी बेरहमी से मार डाला था। लेकिन उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। वह तुरंत आसपास किसी और यान या जीवन के संकेत तलाशने लगता है, मगर उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब वह जानना चाहता था कि आखिर वह किस ग्रह पर आ गिरा है। तभी वह अपने पास मौजूद एक उन्नत मशीन निकालता है और उसे सीधे अपनी आंख पर लगा लेता है। एक तेज रोशनी चमकती है और एक तीखी ध्वनि के साथ वह मशीन इस अनजान दुनिया की भाषा, संस्कृति और पूरा इतिहास सीधे उसके दिमाग में डालना शुरू कर देती है। डेटा प्रोसेस होता है, नक्शे उभरते हैं और तभी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। असल में वह अपने ग्रह से कई प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी पर क्रैश हुआ था और यह पृथ्वी वर्तमान की नहीं बल्कि साल 709 ईस्वी की थी। वह इंसानी इतिहास के उस दौर में पहुंच चुका था जहां आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि वाइकिंग्स और उनकी तलवारों का शासन था। कुछ समय बाद शाम ढल जाती है। वह झील के किनारे अपने साथी की अंतिम विदाई के लिए एक साधारण सी कब्र बनाता है। तभी मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं और बिजली जोरों से कड़कने लगती है। जैसे ही मौसम थोड़ा शांत होता है, वह इस अनजान पृथ्वी पर निकल पड़ता है ताकि किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता खोज सके। सावधानी से कदम रखते हुए वह घने जंगल के बीच आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चौंकाने वाले दृश्य पर पड़ती है। उसके सामने एक विशाल व्हेल की लाश पड़ी थी, जिसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। पास ही एक बस्ती पूरी तरह तबाह पड़ी होती है। घर उजड़े हुए होते हैं और हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा था, जैसे यहाँ कोई भयानक नरसंहार हुआ हो। तभी उसकी नजर दरवाजों और जमीन पर बने विशाल पंजों के निशानों पर जाती है। ये बिल्कुल वही निशान थे जो उसने अपने साथी की छाती पर देखे थे। वो अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी झाड़ियों के पीछे से किसी अनजान चीज की डरावनी आवाज आती है। घबराकर वह तेजी से भागता है और कुछ दूरी पर रुककर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। यह हमला एक वाइकिंग करता है जिसका नाम वुल्फ्रिक होता है, जो उसे बांधकर अपने कबीले में ले आता है। अब कहानी उस कबीले के राजा रॉदगार तक पहुंचती है, जो अपनी बेटी फ्रेया को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह वुल्फ्रिक से विवाह कर ले, लेकिन फ्रेया इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देती है। उसके जाने के बाद वुल्फ्रिक राजा के सामने आता है और बताता है कि उनके इलाके के पास स्थित एक दूसरा कबीला पूरी तरह तबाह हो चुका है। हर तरफ खून फैला हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक भी लाश नहीं मिली। राजा अनुमान लगाता है कि शायद गुलामों के व्यापारियों ने यह तबाही मचाई होगी, मगर वुल्फ्रिक इससे सहमत नहीं होता और बताता है कि उसी उजड़े कबीले के पास जंगल में उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिला है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है कि वह किस कबीले से है। यह सुनकर राजा गंभीर हो जाता है और आदेश देता है कि जल्दी पता लगाया जाए कि उस कबीले में यह विनाश किसने किया है, क्योंकि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो शक उन पर जाएगा और एक भयानक युद्ध छिड़ सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर आगे बढ़ती है जहां उस अजनबी आदमी को पूरे कबीले के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और चारों तरफ लोग उसे एक तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई शक भरी नजरों से उसे घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वुल्फ्रिक उसे जबरदस्ती घसीटते हुए पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाता है, जहां माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। वुल्फ्रिक उससे उसका नाम पूछता है तो वो खुद को काइनन बताता है। काइनन जानबूझकर झूठ बोलता है कि वो उत्तर दिशा के इलाके से यहाँ ड्रैगन का शिकार करने आया है, लेकिन उसकी कहानी पर किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि पास के कबीले की तबाही अभी सबकी आंखों के सामने थी और ज्यादातर लोग मान चुके थे कि इस विनाश के पीछे काइनन का ही हाथ है।
पूछताछ के दौरान काइनन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर और चालाक वाइकिंग्स उसे आसानी से दबोच लेते हैं। बाद में जब उसे अकेले कैद में डाल दिया जाता है तो वो बेहद गर्म लोहे की छड़ से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी फ्रेया वहां पहुंचती है। असल में फ्रेया उसके जख्मों पर मरहम लगाने आई होती है और पहली बार काइनन को किसी इंसान से थोड़ी इंसानियत मिलती है। दूसरी ओर राजा वुल्फ्रिक से काइनन के बारे में पूछता है, लेकिन वुल्फ्रिक बताता है कि अब तक कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। तब राजा उसे आदेश देता है कि वो तबाह हुए कबीले के राजा गुनार को ढूंढ कर लाए, ताकि उसे समझाया जा सके कि इस हमले के पीछे उनके कबीले का कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि गुनार ने उसके पिता की हत्या की थी और उसके दिल में उसके लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। लेकिन राजा उसे समझाता है कि वो मौत उसके पिता की लापरवाही की वजह से हुई थी। गुनार अकेला दोषी नहीं था। इधर फ्रेया काइनन से सीधे सवाल करती है कि क्या उसी ने पास के कबीले पर हमला किया था, लेकिन काइनन साफ इनकार कर देता है और तभी वो अचानक खुद को आजाद कर लेता है। फ्रेया और पहरेदार पर हमला करता है और वहां से अंधेरे में भाग निकलता है। आधी रात होते ही कबीले में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि दुश्मन के हमले का ऐलान कर दिया जाता है। सैनिक हथियार उठाकर युद्ध के मैदान में निकल पड़ते हैं, यह सोचकर कि शायद गुनार ने हमला कर दिया है। लेकिन बाहर पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां कोई इंसानी दुश्मन मौजूद नहीं होता। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है जो पहले ही कबीले में घुस चुका है। उसी वक्त काइनन भी उस जानवर के पीछे दौड़ता है और सामने आकर उसे मूरवेन कहकर पुकारता है। तब खुलासा होता है कि वो इसी भयानक ड्रैगन का शिकार करने आया था। काइनन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर सैनिक उसे फिर से पकड़ लेते हैं और एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं। उसी पल उसके जहन में अपने ग्रह की यादें लौट आती हैं, जब मूरवेन की फौज ने उसके ग्रह पर हमला किया था और वो अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि एक गरीब सा छोटा बच्चा चुपचाप काइनन के पास आता है और अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसे दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कबीले के लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछली रात किस भयानक जानवर ने उन पर हमला किया था। फिर काइनन को राजा के सामने लाया जाता है, जहां राजा उससे उस ड्रैगन के बारे में पूछता है। तब काइनन बताता है कि उस राक्षस का नाम मूरवेन है और इसने उसके ग्रह के लोगों को भी बेरहमी से मारा था। मूरवेन अक्सर रोशनी की तरफ अपने शिकार को खींचता है और फिर उसे बुरी तरह खत्म कर देता है। असली सच्चाई ये थी कि मूरवेन के पास गायब होने की ताकत थी और वो काइनन की स्पेसशिप में छुपकर ही पृथ्वी तक पहुंचा था और तब से लगातार तबाही मचा रहा था। यह सुनकर कबीले वाले काइनन को फांसी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत पृथ्वी पर आई थी। लेकिन राजा किसी तरह हालात संभाल लेता है। काइनन समझ जाता है कि वाइकिंग्स अपने लोगों की रक्षा के लिए मूरवेन का शिकार करने जरूर निकलेंगे, इसलिए वो राजा से गुजारिश करता है कि उसे भी उनके साथ जाने दिया जाए। राजा उसकी बात मान लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, फ्रेया गुस्से में काइनन को मुक्का मारती है। पिछली रात का बदला लेते हुए इसके बाद सभी लोग कबीले से बाहर मूरवेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजा काइनन से बात करते हुए कहता है कि अगर उन्होंने मूरवेन को अब भी नहीं रोका तो यहाँ भी वही हाल होगा जो काइनन के ग्रह पर हुआ था। तभी वुल्फ्रिक सूचना देता है कि आसपास कई लाशें मिली हैं और वो सुझाव देता है कि छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग दिशाओं में खोज करनी चाहिए। लेकिन काइनन कहता है कि सबका साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है, मगर राजा उसकी बात नहीं मानता और दो दो लोगों की टुकड़ियां बना देता है। जब राजा और सेनापति बोरोमीर अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक ऊपर से एक घोड़े का कटा हुआ सिर उनके सामने आ गिरता है, जो इस बात का संकेत होता है कि असली डर अब शुरू होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिपाहियों को जंगल के भीतर एक गुफा के बाहर बिखरी हुई सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं, जिनकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। तभी अचानक उन्हें उसी गुफा के भीतर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बाकी फौज भी दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है और बिना देर किए सभी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बेहद खूंखार भालू खड़ा था और पूरी गुफा लाशों से भरी पड़ी थी। ये सभी उसी तबाह हो चुके कबीले के लोग थे, इसलिए सभी को यही लगता है कि इस नरसंहार के पीछे इसी भालू का हाथ है। बिना समय गंवाए सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। भालू भी पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन अंत में काइनन अपनी तलवार से उस भालू को मार गिराता है। इस बहादुरी से राजा बेहद प्रसन्न हो जाता है और काइनन को उसकी कैद से आजाद कर देता है। उसी शाम पूरे कबीले में भालू की मौत का जश्न मनाया जाता है। काइनन भी आम कबीले वालों जैसे कपड़े पहनकर इस उत्सव में शामिल होता है। उसे देखते ही लोग उसे अपनापन दिखाते हैं। कोई कंधे थपथपाता है तो कोई गले लगाता है। राजा उसे अपने पास बैठाकर भोजन कराता है। तभी वही गरीब बच्चा काइनन के सामने आता है, जिसने पहले उसे अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया था। काइनन उसका एहसान चुकाने के लिए अपनी तलवार उसे भेंट कर देता है। जब वह बच्चे से उसका नाम पूछता है तो वह बताता है कि उसका नाम एरिक है और उसके माता पिता एक लड़ाई में मारे जा चुके हैं, इसलिए अब पूरा कबीला मिलकर उसकी देखभाल करता है।
कुछ देर बाद वुल्फ्रिक मजाक मजाक में काइनन को एक खेल की चुनौती देता है। कुछ सिपाही अपने सिर पर ढाल रखकर जमीन पर बैठ जाते हैं और खिलाड़ियों को उन ढालों पर चलते हुए आखिर तक पहुंचना होता है। काइनन कई बार लड़खड़ाता है और बोरोमीर पर जा गिरता है, लेकिन वुल्फ्रिक उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। जश्न खत्म होने के बाद काइनन बाहर निकलता है तो फ्रेया उससे मिलने आती है। वह काइनन का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने जंगल में उसके पिता का साथ दिया था। लेकिन काइनन गंभीर स्वर में कहता है कि सच्चाई यह है कि लोगों को मारने वाला जानवर कोई भालू नहीं बल्कि मूरवेन है और वह कभी भी वापस आ सकता है। तभी अचानक खबर मिलती है कि गुनार की फौज ने कबीले पर हमला कर दिया है। दोनों ओर से जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जिसमें काइनन और फ्रेया भी शामिल हो जाते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। इसी दौरान गुनार राजा को घेर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर काइनन बीच में आकर राजा की जान बचा लेता है। काइनन और गुनार के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होने से पहले ही गुनार के सिपाही उसे पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि गुनार काइनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाते जाते गुनार राजा को गालियां देता है और अपने कबीले की तबाही का दोष उसी पर डालता है। लड़ाई के बाद फ्रेया काइनन को गुनार के अतीत के बारे में बताती है कि सालों पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा थे, तब उन्होंने आसपास के सभी कबीलों को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन गुनार तय समय पर नहीं पहुंचा, जिस कारण उसे धोखेबाज समझा गया और तभी से दोनों कबीलों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। उधर गुनार और उसकी फौज जंगल में डेरा डाले हुए थे। वे वुल्फ्रिक से पुराने अपमान का बदला लेने आए थे। तभी एक सिपाही थोड़ा दूर गया और अचानक तालाब से मूरवेन बाहर निकल आया और उसे बेरहमी से मार डाला। गुनार को लगा कि यह हमला वुल्फ्रिक की चाल है, लेकिन कुछ ही पलों में मूरवेन कई सिपाहियों को मार गिराता है और अंत में गुनार अकेला उसके सामने रह जाता है। वह जान की परवाह किए बिना मूरवेन का सामना करने का फैसला करता है। इसी बीच गुनार के कुछ साथी जान बचाकर दूसरे कबीले की ओर भागते हैं और दरवाजा खोलने की भीख मांगते हैं। जब वुल्फ्रिक उन्हें देखता है तो उसे ये एक चाल लगती है और वह हमला करने का आदेश दे देता है। तभी गुनार खुद वहां पहुंचता है, जो किसी तरह मूरवेन से बचकर भाग आया था, लेकिन तब तक तीरों की बौछार में उसके सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। अंत में सिर्फ गुनार बचता है, जिसे काइनन किसी तरह सिपाहियों से बचाकर दरवाजे खुलवाता है। गुनार के अंदर आते ही वुल्फ्रिक उसे मारने दौड़ता है, लेकिन तभी सभी की नजर जंगल में चमकती नीली रोशनी पर पड़ती है। वह रोशनी एक आदमी को बेरहमी से नोच कर खा जाती है। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो जाती है और तभी जो दृश्य सबके सामने आता है वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नीली रोशनी मूरवेन ही था और तभी वह जंगल की गहराइयों में भाग जाता है। अब सबके सामने सच्चाई पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि इन खौफनाक हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं बल्कि उस दूसरी दुनिया के जानलेवा जीव मूरवेन का ही हाथ था। इस खतरे से निपटने के लिए राजा ने पूरे कबीले की सभा बुलाई, जहां गुनार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों की आंखों में पुरानी दुश्मनी साफ झलक रही थी। गुनार ने सबको बताया कि जब उसने मूरवेन पर तलवार से वार किया तो ऐसा लगा जैसे वह किसी जिंदा प्राणी पर नहीं बल्कि पत्थर की दीवार पर हमला कर रहा हो। तब काइनन आगे आया और बोला कि मूरवेन खुले मैदान में लगभग अजेय है, इसलिए उसे वहीं मारने की कोशिश करना बेकार होगा। बेहतर यही है कि उसे किसी जाल में फंसाया जाए। लेकिन वुल्फ्रिक ने इस बात का कड़ा विरोध किया और कहा कि काइनन उनके कबीले का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी सलाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर काइनन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वुल्फ्रिक को याद दिलाया कि उसी की गलत अटकलों की वजह से पहले भालू का शक किया गया और फिर बेवजह गुनार की पूरी फौज मर गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए, लेकिन राजा ने बीच में आकर उन्हें अलग किया और साफ शब्दों में कहा कि अब वही होगा जो काइनन कहेगा, क्योंकि यह खतरा पूरे कबीले के अस्तित्व से जुड़ा है। अगले दिन सब लोग कबीले के बाहर एक खतरनाक जाल बनाने में जुट गए। कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसे ऊपर से इस तरह ढक दिया गया कि वह दूर से एक आम झोपड़ी जैसा लगे। गड्ढे के अंदर नुकीले खंभे खड़े किए गए और चारों ओर तेल भर दिया गया। काइनन का इरादा साफ था, मूरवेन को इस गड्ढे में फंसाकर आग में झोंक देना ताकि उसका हमेशा के लिए अंत हो जाए। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा ने काइनन को औपचारिक रूप से अपने कबीले का सदस्य बना लिया और उसे अपना योद्धा घोषित किया। इसी बीच पिछली रात के हमले में घायल एक सिपाही को होश आता है, लेकिन वह खुद को चारों ओर लाशों से घिरा पाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मूरवेन उसे भी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी ओर काइनन और फ्रेया अपनी झोपड़ी में बैठकर सूप पी रहे होते हैं और यही काइनन पहली बार अपने अतीत की पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसके ग्रह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहते थे और इसी लालच में उन्होंने मूरवेन की प्रजाति पर हमला किया। भीषण बम धमाकों से उनका ग्रह तबाह कर दिया गया और जो मूरवेन बचे उन्हें चुन चुनकर मारा गया। काइनन भी उसी फौज का हिस्सा था और इस मिशन के बदले उसके परिवार को बेहतर जीवन देने का वादा किया गया था। लेकिन जब अगला मिशन शुरू होने वाला था, तब उसे पता चला कि एक मूरवेन जिंदा बच गया है, जो उसकी स्पेसशिप की वेंट में छिपकर धरती तक आ पहुंचा और अब यहाँ तबाही मचा रहा है। काइनन खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता है, लेकिन फ्रेया उसे समझाती है कि यह सब उसके अकेले की गलती नहीं है।
इसके बाद फ्रेया उसे अपनी खानदानी तलवार देती है ताकि वह उसी से मूरवेन का अंत कर सके। रात होते ही योजना पर अमल किया जाता है। गुनार की मदद से कबीले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वुल्फ्रिक व काइनन बाहर निकलकर अंधेरे में मूरवेन का इंतजार करते हैं। अंधेरा इतना घना होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए काइनन जंगल की ओर एक जलती हुई मशाल फेंकता है और उसी रोशनी में मूरवेन सामने खड़ा दिखाई देता है। तभी एक पादरी आगे बढ़कर भगवान का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूरवेन एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देख दोनों जान बचाकर भागते हैं ताकि मूरवेन उनका पीछा करते हुए जाल में गिर जाए, और योजना सफल भी हो जाती है। मूरवेन गड्ढे में गिरता है, लेकिन बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का पैर फिसल जाता है और वह भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। बाहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह अंदर फंस जाता है। निशानेबाज सिपाही आग का तीर चलाने ही वाले होते हैं, तभी ऐन वक्त पर काइनन वुल्फ्रिक को एक संकरी जगह से बाहर खींच लेता है और उसी पल गड्ढे में जोरदार धमाका हो जाता है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी औरतों की भीड़ के पीछे से एक और मूरवेन निकल आता है, जो शायद उस बड़े मूरवेन का बच्चा होता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फ्रेया खुद उसका सामना करने का फैसला करती है। उसके पिता मदद के लिए आगे आते हैं, मगर मूरवेन उन्हें भी पछाड़ देता है। तभी जलता हुआ पहला मूरवेन गड्ढे से बाहर कूद पड़ता है और आम लोगों पर हमला शुरू कर देता है। वुल्फ्रिक और काइनन मिलकर उससे लड़ते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर साबित होता है। गुनार मदद के लिए आता है, मगर मूरवेन अपनी पूंछ के एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और जंगल की ओर भाग जाता है। उसी वक्त एरिक काइनन को बताता है कि एक और मूरवेन है जिससे फ्रेया अकेले लड़ रही है। काइनन तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि फ्रेया अपने पिता की लाश को गोद में लेकर टूट चुकी है। काइनन किसी तरह उसे हिम्मत देता है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मूरवेन के खौफ से पूरा कबीला अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुका था। लोग अपनी नावों में सवार होकर उस धरती से दूर जाना चाहते थे, जहां अब सिर्फ मौत और तबाही बची थी। एरिक काइनन के पास आता है और कहता है कि वह उसके साथ ही कबीले में रुकना चाहता है, लेकिन काइनन उसे प्यार से समझाता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही और उसे बाकी लोगों के साथ चला जाना चाहिए। वह एरिक से वादा करता है कि वे फिर जरूर मिलेंगे। इसके बाद काइनन वुल्फ्रिक के पास जाता है। राजा की मौत के बाद अब वुल्फ्रिक ही अगला राजा था, लेकिन चारों तरफ फैली तबाही देखकर वह अंदर से टूट चुका था। तब काइनन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वे दोनों मिलकर मूरवेन का अंत करेंगे, ताकि कबीले के लोग दोबारा सुकून से जी सके। इसके बाद काइनन बोरोमीर को नए हथियार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपता है और फिर फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब पर जाता है जहां उसकी स्पेसशिप गिरी थी। काइनन पानी की गहराइयों में उतरकर अपने जरूरी उपकरण ढूंढता है। तभी उसे तालाब में मूरवेन की झलक दिख जाती है। वह तुरंत बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते ही हालात और भी डरावने हो जाते हैं। जिस नाव से वे आए थे वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था और फ्रेया का कहीं कोई पता नहीं था। उधर बोरोमीर एक नया भाला बनाने में जुटा था। तभी काइनन वहां पहुंचता है, भाला उठाता है और जमीन के नीचे बने एक गुप्त रास्ते में उतर जाता है। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में फ्रेया की आंख खुलती है तो वह खुद को लाशों के ढेर के बीच पाती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, मूरवेन उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसी पल उसे काइनन और उसके साथियों की आहट मिलती है और वह फ्रेया को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ जाता है। इधर काइनन और उसके साथी गुफा में आगे बढ़ते हैं, जहां उनके सामने उबलते लावे से भरा एक खतरनाक गड्ढा होता है। तभी मूरवेन उन पर हमला कर देता है। काइनन और उसके साथी बिना जान की परवाह किए उससे लड़ते हैं। वे छोटे मूरवेन को मार गिराते हैं, लेकिन उसी दौरान दूसरा मूरवेन बोरोमीर को मौत के घाट उतार देता है। उधर फ्रेया उठती है तो एक जख्मी मूरवेन उसके सामने आ जाता है, जो अब देख नहीं सकता था और सिर्फ आवाज से उसे खोज रहा था। काइनन और वुल्फ्रिक दूसरी तरफ से फ्रेया को पुकारते हैं। उनकी आवाज सुनकर मूरवेन उसी दिशा में हमला कर देता है और फ्रेया एन वक्त पर कूद कर बच जाती है। हमले से दीवार में एक छोटा सा छेद बन जाता है, जिससे फ्रेया को काइनन तक पहुंचना होता है, लेकिन रास्ता बेहद तंग होता है। तब काइनन उसे भाला देता है और फ्रेया पूरी ताकत से वार करके मूरवेन को मार गिराती है। आखिरकार काइनन और फ्रेया फिर से एक साथ होते हैं, लेकिन खुशी का वक्त नहीं होता, क्योंकि गुफा में पड़े लाशों के ढेर को देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। बड़ा मूरवेन वापस आ चुका था और अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह आग बबूला हो जाता है और काइनन के खून का प्यासा बन जाता है। काइनन, फ्रेया और वुल्फ्रिक भागते हुए गुफा से निकलकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। पैर फिसल रहे होते हैं। फ्रेया उतरने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है और ऐन वक्त पर काइनन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तभी मूरवेन वहां आकर वुल्फ्रिक पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे उठाकर काइनन की तरफ फेंक देता है। फिर वापस गुफा में घुस जाता है। काइनन तलवार लेकर उसका पीछा करता है और उसकी टांग काट देता है। खून बहता देख मूरवेन पीछे से काइनन पर झपटने ही वाला होता है कि उसी पल फ्रेया पीछे से हमला कर देती है। काइनन पलटकर लगातार वार करता है। मूरवेन उसे घसीटते हुए पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है, जहां फ्रेया पीछे से उसे पकड़े रहती है। आखिरकार काइनन आखिरी वार में मूरवेन का हाथ काट देता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। इसके बाद दोनों वुल्फ्रिक के पास जाते हैं,
जो गंभीर रूप से घायल होता है वह पूछता है क्या मूरवेन मर गया है, और दोनों हामी भर देते हैं। मरते हुए वुल्फ्रिक काइनन को अपना लॉकेट देता है, जिसका मतलब होता है कि अब अगला राजा वही होगा। इसके बाद कबीले के लोगों को मूरवेन की मौत की खबर दी जाती है। काइनन फ्रेया से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर फ्रेया से शादी करके कबीले का नया राजा बन जाता है। वह एरिक को गोद ले लेता है और धरती पर अपने नए परिवार के साथ हमेशा के लिए बस जाता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।